नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं खबरों की। बड़ी खबर के साथ करते हैं शुरुआत। देहरादून से बड़ी खबर, भाजपा कोर ग्रुप की बैठक जारी है। बीएल संतोष की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बैठक में सीएम और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम बैठक में मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, राज्य मंत्री धन सिंह रावत बैठक में मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। देहरादून से भाजपा कोर ग्रुप की बैठक लगातार जारी है और खास तौर पर आपको ये भी बता दें कि बीएल संतोष की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो हो रही है। तो बैठक में सीएम तीरथ, पूर्व सीएम और प्रदेश अध्यक्ष मौके पर मौजूद है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम बैठक में मौजूद है। ये बड़ी खबर, पार्टी के मुख्य जो लोग हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक लगातार जारी है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, राज्य मंत्री भी मौके पर मौजूद हैं। लोकसभा सांसद अजय भट्ट भी बैठक में मौजूद हैं और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हो रही है, आप देख पा रहे हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों मौके पर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष मौके पर मौजूद हैं। भाजपा कोर कमेटी की यह बैठक जारी है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम बैठक में मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, राज्य मंत्री धन सिंह रावत मौके पर मौजूद हैं। लोकसभा सांसद अजय भट्ट भी बैठक में मौजूद हैं। तो बैठक में सीएम तीरथ और प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ किशोर रावत जुड़े हुए हैं। किशोर, फिलहाल अगर हम बात करें तो ये बैठक लगातार जारी है। इस बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बैठक की बात करें तो अभी भी जो कोर ग्रुप की है वो बैठक चल रही है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी पहुंचे हुए। इसके साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके साथ सांसद नैनीताल सांसद अजय भट्ट और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी पहुंचे और तमाम और जो पार्टी के महामंत्री है वो भी है। तो बैठक का जो उद्देश्य है वो ये कामकाज को लेकर है और जिस तरीके से बीजेपी लगातार करती है तो सारी चीजों पे चर्चाएं होती है। आगामी जो 3 महीने के कामकाज की भी चर्चा करती है कि आगे क्या करना है। और दूसरी बात है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, यानी दूसरे टर्म के 2 साल पूरे होने वाले हैं, उसको लेकर पार्टी किस तरीके से प्रदेश में काम का सेवा संगठन के नाम से कार्यक्रम चला रही है, उसको किस तरीके से करना है। क्योंकि कोविड का दौर है और कोविड के दौर में सारी चीजें जो गाइडलाइन है उसको देखते हुए ही ये सेवा संगठन का काम जो कार्यक्रम है वो लागू किया जाएगा। इसके साथ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के 2 महीने हो चुके हैं और 2 महीने में किस तरीके से कामकाज रहा है, क्या चीज होनी चाहिए। और चुनावी वर्ष है तो चुनावी वर्ष में जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीजें सामने आती है कि किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना है और किन मुद्दों को लेकर तैयारी करनी है ताकि 2022 की सत्ता फिर से वापस बीजेपी काबिज हो सके। जी जी बिल्कुल। और किशोर, देखिए, ऐसे में अगर हम बात करें तो बहुत कम वक्त बचा है सीएम तीरथ सिंह रावत के पास और ऐसे में एक तरफ महामारी का दौर चल रहा है। अब ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ये तमाम चीज़ें जो है अब सबके सामने यहाँ पर देखी जा रही हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो कोर कमेटी की बैठक हो रही है। इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हो रही होगी। लेकिन अब कौन कौन से बड़े फैसले हैं जो सरकार ले सकती है, चाहे वो संगठन की बात करें, चाहे वो पार्टी की बात करें, चाहे वो जनता के हित के लिए अगर हम बात करें तो? देखिए, ये चुनावी वर्ष है और सीएम तीरथ के पास ज्यादा समय नहीं है।
ज़्यादा समय का मतलब है कि उनके पास मात्र अगर जून से बात करें तो मई का महीना जा चुका है और जून से बात करें तो दिसंबर तक ही उनके पास कार्यकाल बचा हुआ है। इस कार्यकाल में किस तरीके से वो जनता की जनहित के मुद्दे उठाएंगे, यानी जनहित के जो फैसले वो लेंगे ताकि लोगों को फायदा पहुंच सके। रोजगार का बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पे, रोजगार, क्योंकि रोजगार को लेके काफी दिक्कतें पैदा हो रही है और पिछले साल बेरोजगारों ने काफी सारे आंदोलन भी किए थे। तो रोजगार कैसे डेवलप किया जाए, लोगों को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, उत्तराखंड की जो रीढ़ की हड्डी चारधाम यात्रा है उसमें लोगों को और किस तरह से फैसिलिटीज दी जाए ताकि चारधाम यात्रा और बढ़े। तो ये सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो चुनावी वर्ष में फैसले लिए जाएंगे और ज्यादातर क्योंकि जब चुनावी वर्ष होता है, सरकार को अगले साल चुनाव में जाना है, करीबन 9 महीने बाद चुनाव में जाना है, तो ऐसे में सरकार के पास सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं बचता, सिर्फ चुनावी को लेकर वो जरूर काम करेंगे, लेकिन फिर भी राज्य की प्रगति को बढ़ाना है, राज्य के विकास को बढ़ाना है, तो वो भी फैसले लेने पड़ेंगे, पार्टी की तरफ से भी फैसले लेने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें तय होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब क्योंकि जब संगठन की बैठक होती है तो संगठन की बैठक में बहुत सारे मुद्दे आते हैं, संगठन की बैठक में बहुत सारे कामकाज पे आते हैं कि हमें किस तरीके से आगे का जो रोड मैप तैयार करना है वो किस तरीके से करना है, और प्रचार में या फिर सरकार की जो नीतियां हैं या केंद्र सरकार की नीतियां उनको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, और सबसे बड़ी बात न सिर्फ पहुंचाना है बल्कि वो फीडबैक वापस कैसे मिलेगा और ये नीतियां अच्छी है या बुरी है उसका फीडबैक भी लेना। संगठन इस काम में बारीकी से नजर रखता है और इस तरह से कार्यक्रम तय करता है। ठीक है, बिल्कुल, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत पहली बार पहुंचे हैं विधानसभा। जी हां, ये बड़ी खबर, सीएम रावत ने कार्यालय में किया है पूजा पाठ, कार्यालय में पूजा पाठ कर शुरू किया अपना काम। सीएम के साथ मौजूद रहे मंत्री और विधायक कार्यालय में पूजा पाठ कर शुरू किया है अपना काम। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम पहली बार पहुंचे हैं विधानसभा, सीएम तीरथ रावत पहली बार जब विधानसभा पहुंचे हैं तो पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं और खासतौर पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पूजा पाठ कर वहां पर उन्होंने अपना कार्यभार जो है वो संभाला है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ किशोर रावत ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। किशोर, पहली बार पहुंचे हैं सीएम तीरथ सिंह रावत, अपना कार्यभार संभाला है, क्या तस्वीरें और क्या कुछ अपडेट वहां पर, क्या हलचल, क्या सुगबुगाहट देखने को मिली थी? देखिए, जब से मुख्यमंत्री का पद उन्होंने संभाला है सीएम, उसके बाद से वो विधानसभा में अपने ऑफिस नहीं गए थे। विधानसभा में मुख्यमंत्री का ऑफिस है, वहां नहीं पहुंचे थे, सचिवालय में उन्होंने जरूर काम किया था। तो आज जो मौका था, महेश जीना जो अभी उपचुनाव जीते हैं सल्ट विधानसभा से, बीजेपी के प्रत्याशी है, उनका शपथ ग्रहण समारोह था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आज वहां पे पार्टी के कार्यक्रम में भी पहुंचे थे। इसके साथ ही जब विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने अपने ऑफिस में पहली बार गए, वहां पे हवन पूजन किया और तमाम जो विधायक थे वहां पे उनसे मुलाकात करने पहुंचे। तो आज करीबन 2 महीने बाद जब से गद्दी संभाली, आज वो फर्स्ट टाइम गए थे, तो यही आज कार्यक्रम था। लेकिन जो उसमें कार्यक्रम में इसलिए पहुंचे क्योंकि वहां पर महेश जीना उनकी शपथ ग्रहण समारोह था, तो उस दौरान भी पहुंचे। वहां पे बैठ के मुख्यमंत्री ने 2-4 वहां पे लोगों से मिले, फाइलें निपटाई और फिर जब उनसे सवाल किया कि आप विधानसभा पहली बार पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि जब मैं आज पहली बार पहुंचा हूं तो मैं अब यहां पर रेगुलर आऊंगा ताकि ये कोविड काल थोड़ा सा जो मरीज है, ये जो लगातार स्प्रेडिंग हो रही है, थोड़ा सा कम हो जाए। इसके बाद वो विधानसभा जरूर बैठेंगे और लोगों की समस्याओं को जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और ऐसे में देखिए बहुत ज़रूरी होता है जब खुद मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुँचे और पुख्ता इंतजाम उन्होंने देखे हैं किस तरीके से आने वाले वक्त में कार्य जो है वो होने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। अल्मोड़ा की सल्ट सीट के उपचुनाव में निर्वाचित विधायक महेश जीना को आज उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा सदस्य के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रेमचंद अग्रवाल ने गुलदस्ता भेंटकर महेश जीना को बधाई भी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सहित कई मंत्री और विधायक मौके पर मौजूद रहे। महेश जीना 2 मई को सल्ट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी से विधायक निर्वाचित हुए थे। यह सीट उनके भाई विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के कोरोना से निधन के बाद खाली हो गई थी। विधानसभा भवन में एक सादे कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में महेश जीना को विधानसभा सदस्य पद की शपथ दिलाई गई है। आज मैं सचिवालय में तो लगातार रात दिन काम कर ही रहा था। आज विधानसभा के अंदर पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद और वो भी जीना जी के शपथ
के कारण और साथ में अपना भी मैंने विधानसभा का कार्यालय का हवन के साथ में पूजा पाठ के साथ में प्रारंभ किया है। और मैं कह सकता हूँ कि जो उत्तराखंड की जनता चाहती है उसमें हम लोग खरा उतरेंगे, यहाँ का चौमुखी विकास करेंगे। आगे बढ़ेंगे। एम्स ऋषिकेश द्वारा संचालित एमवीसी कोविड केयर सेंटर में भर्ती की सभी प्रक्रियाएं आईडीपीएल स्थित नए इस अस्पताल में ही संपन्न होंगी। इसके अलावा इस अस्पताल में पूरे सप्ताह 24 घंटे इमरजेंसी चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध होगी। खास बात यह है कि यह अलग से एडमिशन काउंटर नहीं बनाया गया है। इसके लिए मरीज को सीधे अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में आना होगा। कोविड केयर सेंटर के प्रभारी और एम्स की ट्रॉमा सर्जन डॉक्टर मधुर उनियाल ने बताया कि इन सेंटर्स में भर्ती के लिए एडमिशन चार्ज निःशुल्क रखा गया है। सेंटर में 100 ऑक्सीजन बेडों के 4 वार्ड हैं और सभी वार्डों में केंद्रीकृत ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था। आईडीपीएल के कोविड केयर सेंटर में मध्यम लक्षण वाले कोविड मरीजों का इलाज किया जाना है, जबकि कोविड के गंभीर किस्म के रोगियों के समुचित इलाज हेतु उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से एम्स ऋषिकेश पहुंचाया जाएगा। कोविड केयर सेंटर में भर्ती होने वाले मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए अस्पताल के में रेबोर डेस्क स्थापित की गई हैं। तो एमवीजी कोविड सेंटर में भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत होगी। 100 बेड के 2 वार्ड हैं। यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ऑक्सीजन सेंटर्स के आसपास अगर हम बात करें खास तौर पर, तो इस कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन की उपलब्धता भी पूरी कोशिश की गई कि कोई कमी ना हो। तमाम जगहों पर आप अलग अलग तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। अलग से नहीं बनाया गया है एडमिशन काउंटर। अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है, सबसे पहले तो फीस है वो बिल्कुल भी नहीं है, निःशुल्क है। और आप इमरजेंसी वार्ड में जाएं और वहाँ पर जाने के बाद आप वहाँ पर एडमिशन जो है वो ले सकते हैं, यानी कि आप एडमिट हो सकते हैं अगर आपको कोई बीमारी है तो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोरोना को खास तौर पर ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया है। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। वेंटिलेटर्स की भी सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये तमाम फैसिलिटीज जो हैं वो इस अस्पताल में आपको मिलेंगी। 24 घंटे जारी रहेगी इमरजेंसी सेवा, ऐसा भी यहां पर जिक्र किया गया है। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार से अगली खबर है जहां पर सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं आगे हैं। ऐसे में आपको जानकारी दें कि पंचायती अखाड़ा निर्मल ने बनाया है आइसोलेशन वार्ड और 25 बेड का आइसोलेशन प्रशासन को सौंपा गया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत कई सुविधाएं मौजूद हैं। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने इसका उद्घाटन भी किया है। अब बात करते हैं कोरोना की। तो उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 53 मरीजों की मौत हो चुकी है। 2991 नए संक्रमित मामले आए हैं सामने। वहीं चमोली, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के कई अस्पतालों ने पूर्व में हुई 40 संक्रमित मरीजों की मौत की डेथ ऑडिट रिपोर्ट दी है। कुल संक्रमितों की संख्या 3,21,337 हो गई है, जबकि 43,520 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। बुधवार को 36,000 से अधिक सैंपलों की जांच हो गई। उधम सिंह नगर जिले में सबसे अधिक 815 संक्रमित मरीज मिले हैं। देहरादून में 414, नैनीताल में 370, हरिद्वार में 283, टिहरी में 196, पौड़ी में 194, चमोली में 175, रुद्रप्रयाग में 98, उत्तरकाशी में 79, बागेश्वर में 68, पंचायत माफ कीजिएगा चंपावत जिले में 28 संक्रमित मिले हैं। अब तक प्रदेश में 6,113 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,854 मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया है। और वही पौड़ी में गोड़ियाखाल निसेड़ी मोटर मार्ग पर एक वाहन के अचानक से अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग इस हादसे में घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वाहन में सवार सभी लोग चाकी सैंड तहसील क्षेत्र के बताए जा रहे हैं, जो कि अपने रिश्तेदारों से मिलने डुबरिया गांव आए थे। और वही कोविड कर्फ्यू के बीच पर्यावरण के लिहाज से एक अच्छी खबर है। भरी गर्मी में प्रदूषण, अब माफ कीजिएगा भरी गर्मी में अगर हम बात करें तो प्रदूषण का जो स्तर है उसका लेवल कम हुआ है। हल्द्वानी में अप्रैल महीने में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI लेवल था वो 112 से 113 के बीच में था।
वो मई माह में घटकर 70 से 75 के बीच आ गया है, जबकि PM 2.5 का स्तर 20 से 30 के बीच में है, जिसको प्रदूषण के स्तर के लिहाज से ठीक माना जाता है। प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक कोविड कर्फ्यू के चलते सड़कों पर वाहनों की आवाजाही का काम होना इसकी मुख्य वजह नजर आ रही है। हाल ही में जो बारिश कुमाऊं क्षेत्र में हुई है उसका भी एक बड़ा असर देखने को मिला है। इसके अलावा हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में मई के महीने में जो तापमान 40 डिग्री के आसपास रहता था वह भी 32 से 35 डिग्री के आसपास, जिसका असर यह है कि धुंध में लिपटी पहाड़ियां भी हरी भरी साफ नजर आने लगी हैं। से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तो पोल्यूशन का स्तर काफ़ी कम हुआ है। PM 2.5 अगर आज का देखें तो अभी 22, 23, 30 से नीचे है, जो कि इक्विवेलेंट टू यूरोप है। यूरोप का स्टैंडर्ड 25 से नीचे गुड मानते हैं PM 2.5 को। तो आज हल्द्वानी का काठगोदाम के क्षेत्र का PM 2.5 का लेवल इतना ही था और AQI जो है वो 30 से 70 के बीच में वेरी कर रहा है। तो लॉकडाउन की वजह से AQI इंडेक्स काफ़ी कम हुआ है और पोल्यूशन की मात्रा काफ़ी कम हुई है, तो एनवायरनमेंट बड़ा हेल्दी है। क्या इंडस्ट्रीज़ 50% पे काम कर रही हैं, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, उसके अलावा बहुत सारा ट्रैफिक कम है रोड के ऊपर, तो इसकी वजह से पोल्यूशन काफ़ी कम है। लॉकडाउन पीरियड से पोल्यूशन की जो लेवल है इसमें बहुत ही अच्छा सुधार देखने को अभी मिले हैं। इसमें दो चीज़ों का प्रभाव मेन आया है। एक तो अभी जो बीच में बारिश हुई है कुमाऊं क्षेत्र में और हल्द्वानी में जो बारिश हुई थी उसका, और दूसरा लॉकडाउन के कारण जो व्हीकलर एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और जो एक्टिविटीज़ कम हुई हैं उसके कारण जो हमारे यहाँ जो AQI इंडेक्स था हल्द्वानी का, जो 110-112 के एवरेज में अप्रैल माह तक चलता था, वो अब घटते 75 AQI आ गया है, जो एक बहुत अच्छा संकेत है। क्या वजह मानते सर, लॉकडाउन का भी इफेक्ट हो रहा है? हाँ, इसमें वजह दोनों हैं। एक तो लॉकडाउन के इफेक्ट से क्या है कि जो व्हीकल्स की एक्टिविटीज़ और दूसरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ उन पर वो कम हुई हैं। साथ ही मौसम में परिवर्तन की वजह से जो बरसात हुई थी उसका भी एक इम्पैक्ट इस पर आया है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का।